आर द टाइप्स ऑफ डिमांड क्या कौन कौन से हैं बेसिकली सर्विस में, किस टाइप से डिमांड होते हैं, निगेटिव टर्म में हम लोगों ने चीजों को देखा था, और उसको कैसे बेसिकली कौन सी तरीके से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था वेटिंग लाइन स्ट्रैटेजी क्या होता है, वेटिंग लाइन क्या होता है, क्यूइंग स्ट्रैटेजी या क्यूइंग मैनेजमेंट क्या है, वेटिंग लाइन मैनेजमेंट क्या है, उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और उसमें हमने 4 स्ट्रैटेजी में से फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी था, द फर्स्ट स्ट्रैटेजी वी कंप्लीटेड एंड दैट वाज द रीथिंकिंग द डिजाइन ऑफ द क्यूइंग सिस्टम। ठीक है, तो इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। So who is going to tell me about the demands which we basically completed in the last class? Who is going to tell me about it? हम सर्विस डिमांड में नेगेटिव डिमांड में पढ़े थे, नेगेटिव डिमांड एंड सिचुएशन। इसमें हम लोग को अगर सब सर्विस में मिल रहा है फिर भी हम दूसरे से कंपेयर उसे करते हैं, और हम इसमें अपनी प्रमोशन की, ब्रांडिंग की और अपनी क्वालिटी की प्रमोट करने की इसमें नीड होती है। एंड वन सेकंड इज नो डिमांड, हम वहाँ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इसमें भी हमें अपने इंफॉर्मेशन को प्रमोट करने की जरूरत है, ब्रांडिंग करने की जरूरत है, एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत है सोशल मीडिया पे। इनफैक्ट मैम हम लोग उसमें कूपन या डिस्काउंट भी दे सकते हैं। एंड मैम द लास्ट वन इज सीजनल डिमांड। सीजनल डिमांड जब हम लोग की सीजन होती है बेसिकली उस टाइम वो डिमांड होते हैं, और उसमें भी हम लोग मैम जैसे मैम एडमिशन और वो सीजनल है, ऐसे मैम पूरी रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है एक साल में, पर जब सीजन होता है उन्होंने अच्छी से रेवेन्यू जनरेट होती है। दिस थ्री टाइप। वेरी गुड। नेक्स्ट, आपकी सर्विस नहीं लेना चाहते, लोग अवेयर हैं आपके सर्विस के बारे में लेकिन तब भी आपका सर्विस नहीं लेना चाहते क्योंकि एज कंपेयर टू दूसरे का सर्विस आपका सर्विस इतना अच्छा नहीं है। तो इसमें आपको अपना सर्विस या अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है नो डिमांड। इसमें या तो अनअवेयरनेस या इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो कि पीपल को नहीं मिला है उसकी वजह से नहीं हो पाता, जिसको ठीक करने के लिए हम लोग एडवर्टाइज कर सकते हैं, कैंपेन चला सकते हैं या फिर पर्सनली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। फिर था सीजनल डिमांड। सीजनल डिमांड में किसी पर्टिकुलर सीजन में ही डिमांड ज्यादा होता है और पूरे साल उतना डिमांड नहीं होता, लेकिन उस पर्टिकुलर सीजन में जो कि साल में 1-2 बार ऐसा होता है उसमें बहुत ज्यादा डिमांड रहता है, जिसको मैनेज करने के लिए आप पार्ट टाइम एम्प्लॉयज भी रख सकते हैं। और अगर आप पूरे साल डिमांड आपका नहीं उतना हो रहा है तो उसके लिए आप एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट कीजिए, एग्रेसिव प्रमोशन कीजिए या नए सेगमेंट पे एंटर करने की कोशिश कीजिए। तो ये इसके कुछ स्ट्रैटेजी थे कि हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस सिचुएशन वेयर द डिमांड इज इन नेगेटिव, राइट, या फिर नेगेटिव सिचुएशन में जब डिमांड है तो क्या क्या कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी बेसिकली कंप्लीटेड द टॉपिक दैट नोन एज वेटिंग लाइन मैनेजमेंट। व्हाट इज दैट? वेटिंग लाइन मैनेजमेंट क्या है? वेटिंग लाइन मैनेजमेंट क्या है? कौन बताएगा मुझे वेटिंग लाइन मैनेजमेंट? वेटिंग लाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटिंग लाइन मैनेजमेंट? हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? क्या होता है वेटिंग लाइन? यस शुभांगी। मैम जहाँ कस्टमर वेटिंग करते हैं वहाँ बाद में ज्यादा रश होता है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एज लाइक मैम बैंक, इनफैक्ट मैम कैफेटेरिया, यहाँ मैम बहुत ज्यादा रश होने के चलते कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इसलिए मैम हम लोग वेटिंग लाइन का इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें भी 4 टाइप्स होते हैं मैम। उसमें आपने फर्स्ट टाइप अभी हम लोग को कंप्लीट किया था मैम, रीथिंकिंग द डिजाइन ऑफ द क्यूइंग सिस्टम। मैम इसमें भी मैम बहुत सारे पॉइंट्स में सिंगल लाइन, हम सिंगल लाइन क्यूइंग स्टेज, मैम इसमें लाइन मैनेजमेंट क्या है? मैम वेटिंग लाइन जहाँ पे कस्टमर्स वेट करते रहते हैं, ये क्रिटिकल इशू है सर्विस प्रोवाइडर के लिए। It is critical issues. Why? Because the consumer, the waiting line is never a convenience for a consumer. ठीक है, हमेशा कंज्यूमर इसके लिए एक निगेटिव बिहेवियर कंज्यूमर का बनता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। व्हेन द वेटिंग जो लाइन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, बहुत ज्यादा टाइमिंग आपका लग रहा है और वो भी अनप्रोडक्टिव टाइमिंग है, यहाँ पर जहाँ पर आपके लिए कुछ भी बेटरमेंट आपके लिए नहीं हो रहा है, यानी कि आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा वेट करने से, राइट। तो वेटिंग लाइन मैनेजमेंट इज बेसिकली अ strategy which is used for डिक्रीज द वेटिंग लाइन। डिक्रीज करना है हमें वेटिंग लाइन को, इस इशू को सॉल्व करना है
और कोशिश करना है कि कुछ अल्टरनेटिव एंड हम कुछ सॉल्व करने के लिए कुछ नई स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करें, राइट। तो वेटिंग लाइन मैनेजमेंट जो है, वेटिंग लाइन को किस तरीके से हम मैनेज करें, इम्प्रूव करें, टाइम को कम करें और कंज्यूमर के लिए थोड़ा इजी बनाए, ये होता है, ठीक है, वेटिंग लाइन। तो वेटिंग लाइन मैनेजमेंट में हमने कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है, दैट इज रीथिंकिंग द डिजाइन ऑफ द क्यूइंग सिस्टम। रीथिंकिंग द डिजाइन ऑफ द क्यूइंग सिस्टम में हमने यहाँ पर 4-5-6 पॉइंट्स पढ़ा था कि किस किस तरीके से हम लाइन को या क्यू को मैनेज कर सकते हैं। तो जो सबसे फोर्थ जो पॉइंट था वो क्या था, इन अ सिंगल लाइन या फिर एक सिक्वेंशियल स्टेज में। सिक्वेंशियल स्टेज में क्या होता है कोमल, सिक्वेंशियल स्टेज में क्या होता है मैम? इसमें कैश रजिस्टर, ऑनलाइन पेमेंट अलग अलग बनाते हैं मैम। सिंगल लाइन वाला जो सिचुएशन होता है इसमें बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर जो आपके कंज्यूमर होंगे उनको ऐसे तो सिंगल लाइन में ही रखा जाएगा, मतलब ऑलवेज सिंगल लाइन ऑप्शन इज प्रेजेंट। इफ यू आर गोइंग टू परचेज अ प्रोडक्ट लाइक कैफेटेरिया जा रहे हो आप, वहां पर आपको कॉफी ऑर्डर करना है, तो यू विल गेट ओनली अ सिंगल लाइन। बट इन द केस जब बॉटल नेक सिचुएशन हो या बहुत ज्यादा एक्सेसिव रश हो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि हम फंक्शंस को डिवाइड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कैश के लिए अलग काउंटर, कैश के लिए पेमेंट के लिए अलग, कार्ड से पेमेंट के लिए अलग, और डिलीवरी के लिए मतलब जहां से प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उसके लिए अलग, ऑर्डर करने के लिए अलग। इस तरीके से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। बट सिंगल लाइन और सिक्वेंशियल स्टेज जो सिंगल लाइन है उसका मतलब है कि जहां पर जो लोग हैं वो सिंगल लाइन में वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल लाइन टू मल्टीपल सर्वर्स। इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल लाइन टू मल्टीपल सर्वर्स, पैरेलल लाइन टू मल्टीपल सर्वर बनाएंगे। हाँ, मल्टीपल काउंटर जो सेम सर्विस प्रोवाइड करे। जैसे कि आपका सबसे ज्यादा ये कहाँ होगा, रेलवे स्टेशन में देखा होगा आपने कि टिकट काउंटर बहुत सारे होते हैं, यानी मल्टीपल सर्वर्स जो होते हैं अवेलेबल होते हैं। और जहां पर आपको जो भी, जैसे अगर आप एज ए कंज्यूमर जा रहे हो और आपको जहां सबसे शॉर्ट लेंथ दिखेगा आप वहीं पर जाकर लाइन में लग जाते हो, राइट। तो यहाँ पर ये भी चीज है कि पैरेलल लाइन टू मल्टीपल सर्वर का मतलब ये है कि बहुत सारी लाइन जो है वो एक साथ चलेंगी, मल्टीपल सर्वर के ऑप्शंस जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। मल्टीपल सर्वर के ऑप्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक फर्स्ट सर्वर है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है, और यहाँ पर आपका एक ये एक ये एक ये और एक ये, चार इस तरीके से लाइन क्या है, चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे मल्टीपल सर्वर, यानी एक सर्वर से ज्यादा सर्वर है और यहाँ पर जो लाइन है वो सारे क्या है, पैरेलल है। तो एक तो ये स्ट्रैटेजी हो गया। सेकंड जो है वो कौन बताएगा मुझे, हु इज गोइंग टू टेल मी द थर्ड वन? थर्ड वन इज अ सिंगल लाइन टू मल्टीपल सर्वर, सिंगल लाइन टू मल्टीपल सर्वर, स्नेक वाला। बिल्कुल, स्नेक भी कहते हैं। हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? मैम अगर एग्जांपल ले ले, अगर 3 रो ले ले, तो अगर एक फर्स्ट कोमल एक मिनट, हु इज गोइंग टू टेल? एक जगह से दूसरे वो लोग शिफ्ट होते रहते हैं, वो कहीं एक जगह टिक के नहीं रहते। क्यों ये होता है, why it is required? Why it is required? Single line to multiple servers. इसमें बेसिकली जो वेटिंग लाइन है ना, इसके पैरेलल लाइन का ना प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। क्या है ये बेसिकली, यहाँ पर जब जैसे कभी भी मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे लाइन्स है, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे सर्वर है, 1 2 3 4 जो नॉर्मल सर्वर है आपके, एक मिनट, मान लीजिए आपके बहुत सारे सर्वर है 1 2 3 4। अब यहाँ पर जो पैरेलल लाइन्स है उसमें सारे लाइन्स जो है वो पैरेलल चलती रहेंगी। लेकिन स्नेक वाले सिचुएशन में क्या होगा कि कोई भी अगर यहाँ पर कंज्यूमर है और ये जैसे ही लाइन शॉर्ट होती है वैसे ही उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये वाली लाइन शिफ्ट होगी तो इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, ये वाली लाइन शॉर्ट होगी तो इसको यहाँ पर, मतलब ये चलता रहेगा। यानी जैसे जैसे लाइन शॉर्ट होता चलेगा, जैसे जैसे लाइन आपका शॉर्ट यानी कि कम होता जाएगा, वैसे वैसे ही आप क्या कीजिएगा, आप वैसे वैसे ही कंज्यूमर्स को उस लाइन में भेजते जाएंगे। इससे क्या होगा, वेटिंग लाइन का जो टाइम है वो कम हो जाएगा कंज्यूमर के लिए। जस्ट इमेजिन कि एक सिंगल लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं और बाकी जो लाइन है वो शॉर्ट हो रहे हैं,
तो ऐसे केस में कंज्यूमर को क्या करते जाएगा, शिफ्ट करते जाएगा इधर से उधर। तो दैट्स वाई, बिकॉज एक सिंगल लाइन ना चल के वो इस तरीके से घूम रहा है, दैट्स वाई इट्स नोन एज स्नेक। ठीक है, तो इसमें वेटिंग जो बेसिकली आपका जो टाइमिंग है, टाइमिंग आपका बचेगा, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट एक और है, दैट इज डेजिग्नेटेड लाइंस। डेजिग्नेटेड लाइंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपके सर्वर्स होंगे अवेलेबल बहुत सारे होंगे, बट आप अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन एंड सर्विसेज जो है वो लोगों को क्या कीजिएगा, बुलाइएगा इन सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पर डेजिग्नेटेड लाइन में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक्सप्रेस लाइन है आपका। ठीक है, एक्सप्रेस लाइन मतलब कि यहाँ पर आपका एक एयरपोर्ट है जहाँ पर एक एक्सप्रेस लाइन के लिए अलग, फिर इकोनॉमी क्लास के लिए अलग, बिजनेस क्लास, ऐसे मान लीजिए इकोनॉमी क्लास के लिए अलग, बिजनेस क्लास के लिए अलग। इस तरीके से जब हम बेसिकली सर्विस दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेकिंग सर्विस, जैसा कंज्यूमर सर्विस लेना चाहता है उस हिसाब से, यानी जो जो जैसे इकोनॉमी स्केल वाला पर्सन है उसके लिए अलग बना दिया, जो आपके बिजनेस क्लास लेने वाले हैं उनके लिए अलग बना दिया। तो लाइक अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन जब हम कंज्यूमर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डेजिग्नेटेड लाइन। ठीक है, जहां पर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन जो कंज्यूमर जो सर्विस लेने आया है उस हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया किस चीज को, बेसिकली लाइंस को। जैसे हॉस्पिटल में मैंने आप लोग लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि जैसे हॉस्पिटल में क्या होता है कि टेक वाले को अलग भेजते हैं, न्यूरो वाले को अलग भेजते हैं, राइट। तो सेम एज इट इज आपके डेजिग्नेटेड लाइंस में होगा कि जैसा जो कंज्यूमर सर्विस लेना चाहता है उस हिसाब से लाइंस बनाए जाएंगे अलग अलग। ऐसा नहीं कि सारे लोगों को एक ही लाइन में हम खड़ा कर देंगे। ठीक है, तो एक होता है डेजिग्नेटेड लाइन। नेक्स्ट है आपका एक बोल सकते हैं, नेक्स्ट है सिक्वेंशियल लाइन जिसको हम कहते हैं। यहाँ सिक्वेंशियल लाइन में क्या होगा कि यहाँ पर जो भी आपके कंज्यूमर होंगे उनको क्या दे दिया जाएगा, उनको बेसिकली एक नंबर दे दिया जाएगा कि आपका जो नंबर है वो है 35, 36, 38। इस तरीके से आपको एक नंबर दे दिया जाएगा एंड आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि यू हैव टू वेट टिल दिस टाइम अप्रॉक्स, मतलब एक फिक्स टाइम तो कोई नहीं बता सकता बट एक अप्रॉक्स बता दिया जाएगा। आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अभी कौन सा बेसिकली नंबर चल रहा है, जैसे 10, 11 कुछ भी चल रहा है। तो ऐसे केस में व्हाट यू कैन डू, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप वेट कर लीजिएगा, या तो आपको बाहर जाना हो, कुछ और काम करना हो तो यू कैन डू दैट, राइट। तो यहाँ पर आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, किससे रिलेटेड, प्रायर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेटिंग टाइम, कि आपको इतना देर वेट करना पड़ेगा। और इस केस में आपको सीक्वेंस में बुलाया जाएगा, जैसे फर्स्ट वाले को पहले, सेकंड वाले को पहले, जैसे नेक्स्ट में थर्ड वाले को बाद में, इस तरीके से सीक्वेंस में बुलाया जाएगा। उसके बाद एक और था वेट लिस्ट। वेट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें आप प्रायर बुकिंग नहीं होता, जैसे कि किसी होटल में जैसे कि सीट्स बुक करवाने हैं, कहीं कैफेटेरिया में हमें बेसिकली टेबल बुक करवाना है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको अपना नाम जो है, नाम वगैरह लिखवा देना है बेसिकली वहां पर रेस्टोरेंट में, और वो आपको खुद से बता देंगे जब आपका टाइम आएगा या फिर जब आप सीट वेकेंट हो जाएगा या कुछ भी ऐसा होगा, तो दे विल लेट यू नो अबाउट इट। तो यहाँ पर वेट में क्या होता है, जहां पर लोग जो है अपना नाम लिख के जाएंगे, जो कंज्यूमर्स है वो अपना नाम लिख के जाएंगे, और जब तब तक उनको वेट करना पड़ेगा जब तक उनको अनाउंस नहीं किया जाता है, ठीक है। जब एक बार सीट वैकेंट हो गए तो फिर उनको अनाउंस करके बुलाया जाएगा। तो ये था बेसिकली वेट लिस्ट। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सेकेंड स्ट्रैटेजी, दैट इज टेलरिंग द क्यूइंग सिस्टम इन 2 डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है। टेलरिंग द क्यूइंग, टेलरिंग का मतलब क्या है, कस्टमाइज करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर टेलरिंग द क्यूइंग सिस्टम में तो सबसे पहला जो पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग को पता है कि जब भी कोई वेटिंग लाइन होता है तो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी और एक तरीका, एक पॉलिसी होती है हर एक कंपनी की कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जितना पहले आप आओगे उतनी जल्दी आपको बेसिकली सर्विस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑल दो कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जिसके बारे में मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि आई वॉज देयर इन द एयरपोर्ट बट मेरी फ्लाइट छूटने वाली थी, मतलब बिल्कुल 10 मिनट से रहने वाली थी। तो इन दैट केस मैं बहुत जल्दी गई और मुझे बहुत जल्दी बोर्डिंग पास मिल गया। तो इस तरीके से सिचुएशन होती है अर्जेंसी ऑफ द जॉब। यहाँ जो सबसे पहला जो ये पॉइंट है ये इसी चीज को बताता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह जहां पर इमरजेंसी केसेस आते हैं वहां पर वेटिंग लाइन वाले सिचुएशन को आप फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। यू हैव टू गिव द सर्विस एट दैट टाइम ओनली। तो ऐसे केस में आपको उस टाइम पे आप वेटिंग लाइन को कस्टमाइज कैसे करेगा कि आप उस टाइम पे पर्सन को वेटिंग लाइन में खड़ा नहीं रखिएगा, उनको वेट नहीं करवाइएगा, यू विल गिव तुरंत से सर्विस, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट जो होगा, क्यूइंग सिस्टम कैन बी टेलर्ड टू द मार्केट सेगमेंट में पहला जो पॉइंट है दैट इज अर्जेंसी ऑफ द जॉब, ठीक है।
यानी कि किसको ज्यादा प्रायोरिटी देने की जरूरत है, किसको इमरजेंसी है और किसको सबसे पहले रिक्वायर्ड है, उसको देखते हुए भी कई बार हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वो जो बेसिकली जो आपका पॉलिसी है वेटिंग लाइन का, उसको वी कैन चेंज, वी कैन गिव द सर्विस एज सुन एज पॉसिबल। तो ये हो गया अर्जेंसी ऑफ द जॉब। तो यहाँ पर जो आपका पॉलिसी था कि भाई लोगों को वेट करना है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला, वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड कंडीशन। सेकेंड ये समझ में आया, अर्जेंसी ऑफ द जॉब, अर्जेंसी ऑफ द जॉब इज क्लियर मैम? तो वो तो एक्सेप्शन होगा ना, मेनली तो एग्जैक्टली पॉलिसी में लिखा होता है कि इन द केस ऑफ द इमरजेंसी एंड सम पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन द पीपल कैन नॉट सर्व लाइक दिस कि फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व, but we have to need to customize and modify the normal or regular policy because of that particular prior, मतलब जो बोल सकते हैं कि प्रायोरिटी उस समय जो सिचुएशन की होगी उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, सो दिस इज नॉट एन एक्सेप्ट, हाँ बोल सकते एक्सेप्शनली होगा, ऐसे सिचुएशन एक्सेप्शनली आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जहां पर आपने वो पॉलिसी को बिल्कुल फिक्स नहीं किया हुआ ना, आपने फ्लेक्सिबल कर दिया, अब आप तुरंत से सर्विस दे रहे हो। ठीक है, तो अर्जेंसी ऑफ द जॉब, अर्जेंसी ऑफ द जॉब। नेक्स्ट आ गया एक और चीज इसमें है, पेमेंट ऑफ प्रीमियम प्राइस। ये भी कहीं ना कहीं आपके वेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है, वेटिंग टाइम को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जैसे कि कुछ पर्सन होते हैं जो प्रीमियम प्राइस यानी हाई प्राइस पे कर रहे हैं पर्टिकुलर सर्विस के लिए, तो उनकी प्रायोरिटी को हम पहले फिक्स कर देते हैं, राइट। तो पेमेंट ऑफ प्रीमियम प्राइसेस, यहाँ पर जैसे कई बार जो चेक इन वगैरह जो है, यहाँ पर एयरलाइंस का एग्जाम्पल एयरपोर्ट का है कि इकोनॉमी क्लास वाले से पहले हम बिजनेस क्लास वाले को एंटर कर देते करवाते हैं। तो इस तरीके से भी कह सकते हैं कि प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी या फिर वेटिंग लाइन जो है वो हम कस्टमाइज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इज गिवन फॉर द सर्विस, यानी जिस हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं सर्विस के लिए उसी हिसाब से हम कंज्यूमर को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये भी चीज हो गया, पेमेंट ऑफ प्रीमियम प्राइस के हिसाब से हम क्या करें, मॉडिफाई कर रहे हैं क्यूइंग, जो बेसिकली क्यू जो है क्यूइंग सिस्टम को मॉडिफाई या चेंज कर रहे हैं या प्रायोरिटी बेसिस पे कर रहे हैं। क्लियर हो गया, थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया, प्रीमियम प्राइसिंग के हिसाब से व्हेन वी आर गिविंग द प्रायोरिटी टू द कंज्यूमर। ऐसा कोई केस ज्यादा होता है, तो इसलिए एयरलाइन का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है इसमें। बट कई जगह पे ऐसे, जैसे वहां पर एक डायरेक्टर कट नाम का एक आपका सिनेमा हॉल है इन दिल्ली, तो वहां भी ये सिचुएशन मैंने देखा है कि वहां पर जो ये चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि प्रीमियम प्राइसिंग के हिसाब से अपॉइंटमेंट वेटिंग लाइन बेसिकली पहले कस्टमर को मिलता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर। इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर का मतलब क्या होता है कि जब कोई आपके कस्टमर लॉयल है और आपके यहाँ से सर्विस रेगुलर वे में लेते हैं, मतलब हमेशा ही लेते रहते हैं, तो ऐसे केस में आप उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मे बी आप उनको वेट करवाइएगा, लेकिन यू कैन गिव देम स्पेशल ट्रीटमेंट, लाइक क्या रिफ्रेशमेंट दे सकते हैं आप उनको, वेटिंग रूम दे सकते हैं विद एसी एंड ऑल, तो जहां पर आपके लिए एक बहुत एक सफोकेटिंग वाला सिचुएशन नहीं होगा। ऑब्वियसली व्हेन यू आर वेटिंग विद फुल कन्वीनियंस, राइट, विद कंफर्टेबल सिचुएशन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर के हिसाब से, यानी कि जो लॉयल कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, कई बार हम उनको वेटिंग के लिए कई बार प्रॉपर प्लेस देते हैं, रिफ्रेशमेंट देते हैं। ठीक है, कई बार उनको बाकी न्यूज पेपर्स एंड बाकी के कुछ स्नैक्स वगैरह देते हैं ताकि वो आराम से वेट कर सके। ठीक है, तो वेटिंग लाइन को 100% नेग्लेक्ट या डिसमिस या फिर पूरा का पूरा खत्म, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिकॉज सो मेनी पीपल आर इन इंडिया एज वेल एंड इन होल वर्ल्ड, एंड सबकी जो एक होती है रिक्वायरमेंट, हमें जल्दी चाहिए, हमें जल्दी चाहिए, वो वाला सिचुएशन हमेशा होगा। बट वेटिंग लाइन को 100% एलिमिनेट कर दे, ये पॉसिबल नहीं है, बट हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी इम्प्रूवमेंट ही हो रही है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो थी, ये मॉडिफाई कैसे हम कर सकते हैं क्यूइंग सिस्टम को, या नॉर्मल जो क्यू है उसमें हम मॉडिफिकेशन कैसे ला सकते हैं, उस हिसाब से था ये चारों पॉइंट। यानी जब इन द केस ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी हो या प्रायोरिटी पहले किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर को हो, ठीक है, तो ऐसे केस में जैसे मेरे साथ जो हुआ, अर्जेंसी ऑफ द जॉब ऑब्वियसली था, मेरी फ्लाइट छूटने वाली थी, तो आई गॉट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू टेक द बोर्डिंग पास। तो इन द केस ऑफ बेसिकली इमरजेंसी के केस में आप मॉडिफाई कर सकते हो नॉर्मल जो क्यू सिस्टम आपका चल रहा है उसको। सेकेंड जो है ड्यूरेशन ऑफ सर्विस ट्रांजेक्शन। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि जब भी आप सर्विस का एक ड्यूरेशन बता दीजिए या टाइमिंग फिक्स कर दीजिए कि आप किसी टाइम पे पर्टिकुलर पर्सन वेट कर सकता है, यानी कि 4 to 5, 6 to 7
लाइक दिस। लेकिन ऐसे बैंक वगैरह में क्या होता है 9 to 4 या 10 to 5 शायद आई थिंक टाइमिंग होता है ज्यादातर। तो 10 to 5 में दे आर एंटरटेन द कस्टमर्स। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, हम लोग बेसिकली ड्यूरेशन फिक्स कर सकते हैं वेटिंग लाइन का, कि आपको इतने से इतने बजे तक का ये सर्विस मिलेगा, ड्यूरेशन फिक्स कर दे या तो हम, ठीक है। या तो फिर प्रीमियम जो प्राइसेस हमें पे कर रहे हैं या प्रीमियम जो अमाउंट हमें कंज्यूमर पे कर रहे हैं उस हिसाब से हम प्रायोरिटी सेट कर दे वेटिंग लाइन का। जो ज्यादा पैसा दे रहे हैं उनको हम पहले प्रायोरिटी देंगे, उनको हम पहले सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर। ये जो कस्टमर है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप, जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो कैसा कितना बिल्ड है। अगर कस्टमर रिलेशनशिप ज्यादा बिल्ड रहेगा या फिर कह सकते हैं लॉयल कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, ठीक है, पर्सनल भी जो ओनर वगैरह है वो कस्टमर को जानते हैं। जब इधर इस तरीके के सिचुएशन में क्या होता है, वहां पर आपको स्पेशल एरिया कुछ रिजर्व लोगों के लिए रहता है वो प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आपको बेसिकली रिफ्रेशमेंट दिया जा सकता है, मैगजीन्स वगैरह, ताकि आप कंफर्टेबली क्या कर सके, आप वेट कर सके। तो ये था आपका क्यूइंग सिस्टम जो टेलर या फिर मॉडिफाई किया जा सकता है। किसी को कोई डाउट है चारों पॉइंट में से किसी में भी? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस 4 पॉइंट? ठीक है। अब नेक्स्ट जो था यहाँ पर कुछ कंसिडर जो हम चीजें कर रहे थे, यहाँ पर वेटिंग लाइन क्या होता है, वेटिंग लाइन को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो रीथिंकिंग डिजाइन के हिसाब से चेंज मॉडिफाई कर सकते हैं। और एक चीज है कि बेसिकली कस्टमर का क्या परसेप्शन होता है वेटिंग को लेकर के, कस्टमर क्या चीजों को सोचते हैं, मतलब व्हाट देयर थिंकिंग हैव अबाउट वेटिंग लाइन, मतलब वेटिंग के बारे में वो क्या सोचते हैं, इंतजार जो करना पड़ता है उसके लिए उनका क्या सोच है, परसेप्शन क्या है। तो यहाँ पर डेविड मैस्टर जो है कि बेसिकली सेट सम बेसिकली पॉइंट्स उन्होंने रिसर्च करके साइकोलॉजिकल रिसर्च किया, जिसमें उन्होंने फाइंड आउट किया कि लोगों का क्या परसेप्शन है बेसिकली वेटिंग को लेकर के। तो सबसे पहला ये चीज ये फर्स्ट जो रिसर्च में फर्स्ट ये पॉइंट आया कि अनऑक्यूपाइड टाइम फील लॉन्गर देन ऑक्यूपाइड टाइम। इसका मतलब ये है कि जब आप खाली बैठे हैं तो वो चीज आपको ज्यादा इफेक्ट करेगा, बल्कि आप कोई चीज में जब ऑक्यूपाइड है उससे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप कॉलेज आए, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन, एंड यू हैव टू सिट 6 or 7 hours एंड यू डोंट गेट एनी क्लासेस, आपको कोई क्लासेस नहीं मिलता है। तो ऐसे बेसिकली सिचुएशन में 6 से 7 घंटा बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, बल्कि आप 6 से 7 घंटे क्लासेस लेते हुए बैठ सकते हो। समझ में आई बात? कि यानी जब आप ऑक्यूपाइड रहोगे, यानी आप जब कोई काम कर रहे होगे, तो ऐसे केस में आप ज्यादा टाइम भी लगा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप खाली बैठे हो 1 घंटे 2 घंटे भी, दैट विल बिकम हेक्टिक एंड सफोकेटिंग फॉर द कंज्यूमर। ठीक है। तो ऐसे केस में जब कुछ भी नहीं करना है, जस्ट इमेजिन कुछ नहीं करना, इधर उधर देखना है, तो आप कितनी देर तक कर सकते हो? यू कांट एबल टू डू इट फॉर द लॉन्ग टाइम, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि कस्टमर जो है ना बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे जब वो वेटिंग में होते हैं, यानी कि उनकी डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी बढ़ेगा, आपकी कंपनी के लिए निगेटिविटी बहुत जल्दी आएगा, और आप हो सकता है खाली बैठे बैठे ये भी सोचो कि चलो इनके यहाँ से आप सर्विस नहीं लेंगे, अगले किसी और के यहाँ से सर्विस ले लेंगे। तो लाइक इस तरीके का डिस्ट्रैक्शन, ब्रांड स्विच करना, इधर से उधर मूव कर जाना, ये बहुत ज्यादा चांसेस है कब? जब आप खाली बैठे हैं, जब आपके कंज्यूमर जो है वेटिंग लाइन में बैठे हुए आराम से। ठीक है। तो ये चीज मानना है बेसिकली डेविड मैस्टर का कि अनऑक्यूपाइड जो टाइम होता है, अनऑक्यूपाइड टाइम फिर लॉन्गर देन ऑक्यूपाइड टाइम। तो ऐसे केस में BMW कार के ओनर ने क्या किया था, कंफर्ट करने के लिए BMW सर्विस के लिए, तो जहां जहां पर भी BMW के जो कंज्यूमर्स थे उनके लिए उन्होंने डिजाइन फर्नीचर्स वगैरह अरेंज करवा दिया, वाईफाई दे दिया, टीवीज लगा दिए, मैगजीन्स लगा दिए, मैगजीन्स दे दिए। तो इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन जो है, अगर कोई भी कंज्यूमर वेट कर रहा है, आपके यहाँ पर वेट कर रहा है, तो ऐसे केस में आप उनको खाली इस तरीके से खाली बैठे हैं बिल्कुल कुछ बिना काम के, वो इस सिचुएशन में उनको आने मत दीजिए। आप उनको इंगेज करने के लिए कुछ मेथड्स यूज कर सकते हैं कि आप टीवी वगैरह और बाकी के कुछ सिस्टम या कुछ फैसिलिटीज जो है वो उनको दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना है कि अनऑक्यूपाइड टाइम वाला जो सिचुएशन है वो कंज्यूमर को डिस्ट्रैक्ट करने में, आपकी कंपनी के लिए निगेटिव बनाने में बहुत पॉसिबल है इस चीज का। ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से, पर्सन कैन नॉट
cannot able to basically long time तक एक ही सिचुएशन में बैठे रहना, इट इज वेरी मच इम्पॉसिबल फॉर कंज्यूमर। ठीक है, इसका समझ गए? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सोलो वेट, सोलो वेट का मतलब क्या होता है? जब कोई पर्सन सिंगल वेट कर रहा होता है। ठीक है, सोलो वेट विल फील लॉन्गर देन ग्रुप वेट, यानी कि जब कोई पर्सन जो है वो अकेले बैठ के वेट कर रहा है कंपैरेटिवली टू ग्रुप वेट, बिकॉज जब 4-5 लोग हैं, ये सारे पॉइंट्स बताया है कि क्या ह्यूमन साइकोलॉजी होता है वेटिंग को लेकर के, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब थर्ड पॉइंट में मतलब हम कस्टमर के परसेप्शन से क्या क्या फैसिलिटीज उनको दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला हो गया अनऑक्यूपाइड टाइम फील द लॉन्गर देन ऑक्यूपाइड टाइम। द थर्ड जो सेकंड वन है इसी के अंडर में फिर एक और दूसरा पॉइंट जो है सोलो वेट फील लॉन्गर देन द ग्रुप वेट। सोलो और वेट लॉन्गर देन द ग्रुप वेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कभी भी अगर आप खाली कहीं पर भी वेट कर रहे हो, मतलब आप कहीं बैठे हो और आप सिंगल हो, अकेले हो और आपके साथ कोई भी लोग नहीं है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए ज्यादा हेक्टिक होगा वेट करना। अगर ग्रुप में है 3-4 लोग हैं तो यू विल एंजॉय दैट पर्टिकुलर वेटिंग टाइम। हो सकता है कि आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप एक इंटरटेन हो जाते हो जब आप ग्रुप में हो। ठीक है, लेकिन जब आप अकेले हो और आपके लिए कोई भी नहीं है आसपास बात करने के लिए, ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है? ऐसे सिचुएशन में बेसिकली आप बोर हो सकते हो जल्दी और आपके लिए प्रॉब्लम होने लगेगा। और कोई भी पर्सन ज्यादातर कोशिश ये करता है कि कोई भी स्ट्रेंजर पर्सन से आप बात नहीं करते हैं, राइट? स्ट्रेंजर पर्सन के साथ आप इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे कि आप 3-4 घंटे उनसे बात कर लीजिए। क्लियर है ना? तो यहाँ पर सोलो वेट जो है वो बहुत ज्यादा बेसिकली इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। तो ऐसे केस में वही सेम चीज आप उनको इंगेज करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका physically uncomfortable. Third one is physically uncomfortable. Wait feels longer than comfortable wait. ठीक है, physically uncomfortable wait feel longer than the comfortable wait. Clear है? Physically uncomfortable wait feel longer than comfortable wait. यानी कि आप जहाँ वेट कर रहे हो वो एरिया कैसा है? जैसे मान लीजिए कि अगर मैं गवर्नमेंट के सेक्टर की बात करूँ, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग बट आई एम सेइंग द फैक्ट दैट अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कभी भी वेट करने की जरूरत पड़ेगी तो यू विल सी दैट यू विल नेवर गेट अ प्रॉपर फैसिलिटीज देयर, राइट? बट स्टिल यू हैव टू बी देयर बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शन इसके अलावा दूसरा नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन वही अगर आप कंफर्टेबल वेट प्रोवाइड करते हो, यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है, एसी लगा है, फैन की अवेलेबिलिटी है, वेदर कंडीशन जो आपने आसपास का एटमोस्फेयर जो आपने बना रखा है, दैट इज फाइन। तो ऐसे केस में आप फिजिकली आपको अनकंफर्टेबल नहीं होगा। बहुत लोगों के पैर में पेन होने लग जाता है काफी देर तक खड़े खड़े, बहुत लोगों को हेडेक होने लग जाता है। तो इस टाइप की जो अनकंफर्टेबल चीजें हैं वो आपके साथ तब हो सकती है जब आप काफी देर तक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में बैठे हुए हो और वेट कर रहे हो। तो बीइंग अ कंपनी और एक मार्केटर को क्या करना चाहिए कि उनको एक प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना चाहिए, प्रॉपर फैन होना चाहिए, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, कंफर्टेबल सीट्स होना चाहिए ताकि लोग बैठ के आराम से वेट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए कोई भी उनको फिजिकल पेन या कुछ ऐसा ना हो। याद होगा आप लोगों को लोगों की, तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द अनकंफर्टेबल वेट, द पीपल आर स्टैंडिंग फॉर अ 4-5 आवर्स, इट इज वेरी मच अनकंफर्टेबल। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है किसी भी कंपनी को कि कोशिश ये करे कि आप कंफर्टेबल सीट्स और कंफर्टेबल एटमोस्फेयर आप अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करें। क्लियर है? नेक्स्ट है प्री एंड पोस्ट प्रोसेस वेट फील लॉन्गर देन इन प्रोसेस वेट। यानी कि कहने का मतलब ये चीज है कि जब आप कभी भी कोई टिकट वगैरह कहीं भी के लिए भी लेते हो, जैसे यहाँ बुक में आपके थीम पार्क दिया हुआ है, तो जैसे कि आप एक बार जब एंटर कर गए, पर्टिकुलरली जब आप एक बार पार्क में एंटर कर गए और फिर अगर आपको वहां पर वेट करना पड़ रहा है कोई भी पर्टिकुलर राइड के लिए, तो वो आपको ज्यादा हेक्टिक नहीं लगेगा। लेकिन टिकट लेने के लिए जो लाइन लगेगा, यानी कि कोई प्रोसेस के विद इन में आपको ज्यादा वेट कर रहे हैं तो उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा। लेकिन जब आप मतलब प्रोसेस से पहले प्री प्रोसेस के टाइम पे जब आप वेट कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में अगर आप कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आप हॉल गए, सिनेमा हॉल गए और सिनेमा हॉल में आप टिकट लेने के लिए लाइन में लगे हैं, तो ये किसी भी पर्सन या कंज्यूमर के लिए ज्यादा हेक्टिक होगा कंपैरेटिवली जब वो एक बार एंटर कर जाएंगे
सिनेमा हॉल में और वो अपनी सीट को ढूंढने के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर वहां पर बैठने के लिए लोग बेसिकली आगे लाइन में है और आपका धीरे धीरे टाइम आ रहा है, तो ये आपको उतना प्रॉब्लम नहीं देगा जितना आपने प्री प्रोसेस के टाइम पे जो आपको वेट प्रॉब्लम देगा। यानी कि जब आप किसी काम के विदिन में हो, प्रोसेस कर रहे हो, प्रोसेस में और वहां पर आप वेट कर रहे हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है एज सच। वेटिंग आपके लिए उतना हेक्टिक नहीं होगा जितना प्री प्रोसेस, यानी उस काम को तय करने से पहले प्री प्रोसेस वाले स्टेज में आपको जितना प्रॉब्लम होगा। और पोस्ट प्रोसेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट प्रोसेस? जब वो काम खत्म, जैसे कि मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका थीम पार्क भी है। जो थीम पार्क या फिर आप कहीं पर भी लाइक डिज्नीलैंड गए, ठीक है, डिज्नीलैंड गए, वहां पर क्या होते हैं, झूले लगे होते हैं। जैसे ही हमने डिज्नीलैंड के लिए टिकट लेने के लिए हम खड़े हैं बहुत देर से, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक होगा, बिकॉज वी वर इन द एक्साइटमेंट वाले स्टेज में होते हैं हम, कि भाई अब हमें जाएंगे अंदर में और देखेंगे वहां पर कितने सारे झूले एंड लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी हम लोग को कोई भी चीज देखने और झूले ये सब का बहुत शौक होता है, तो हमारे दिमाग में होगा कि बस ये टिकट मिले जल्दी, तो लाइक टिकट वाला जो वेटिंग होगा वो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करेगा। बट जब आप वहां पहुंच जाओगे और जब आपको कोई पर्टिकुलरली आपको कोई रोलर कोस्टर या फिर हाराकीरी या कोई भी झूले में आपको झूलना है, उसके लिए जब आपको वेट करना पड़ रहा है ना, तो वो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। और जब आप वापस आने लगोगे, यानी कि जब आपने एंजॉय कर लिया, अब आप वापस आ रहे हो, जब आपने झूले वूले देख लिए, मेला घूम लिया, शॉपिंग कर ली, देन यू वांट टू कम बैक, ठीक है, और वहां पर अगर आपको निकलना और एग्जिट टाइम के समय पे वेट करना पड़ेगा, तब आपको वहां पर भी दिक्कत होगी। समझ में आया पूरा फुल सिचुएशन कि प्री एंड पोस्ट प्रोसेस जो है वो आपको वेट करना आपके लिए ज्यादा हेक्टिक और सफोकेटिंग होगा, ठीक है, कंपैरेटिवली जब आपको कभी बाय कोई प्रोसेस को जब आप एक बार एंटर कर रहे हो, तब वहां पर जो आप वेट कर रहे हो ना, उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी पोस्ट और प्री प्रोसेस में आपको दिक्कत होगी। समझ में आया सबको ये पॉइंट? टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, तो वो वेट बहुत ज्यादा हेक्टिक लगेगा, लेकिन जब हम ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन चलती नहीं है और जब हम वेट कर रहे होते हैं या फिर ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं ट्रेन के आने का, तो वो जो वेट हमें उतनी हेक्टिक नहीं लगती जितनी हमें टिकट लेने का वेट ज्यादा लगेगा। और जब हम एक बार डेस्टिनेशन में पहुंच गए और जब हमें ट्रेन से बाहर निकलना है, उस समय पे हमें वेट करना बहुत ज्यादा हेक्टिक लगेगा। आगे बात समझ में, मतलब जो सर्विस लेना है, अगर उस सर्विस के विदिन हम आसपास पहुंच जाते हैं तो हमें वेट करने में प्रॉब्लम नहीं लगती है कंपैरेटिवली टू प्री एंड पोस्ट प्रोसेस। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, अनफेयर वेट्स आर लॉन्गर देन द इक्विटेबल वेट, ठीक है, मतलब यहाँ पर फेयर एंड अनफेयर वेट्स की बात हो रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कल्चर से रिलेटेड चीजें बोली जा रही है, जैसे परसेप्शन अबाउट व्हाट इज फेयर एंड व्हाट इज अनफेयर यहाँ पर वैरी कर जाता है, मतलब अलग कल्चर, अलग कंट्री, ये सब की बात हो रही है, ठीक है। पीपल एक्सेप्ट एवरीबॉडी, पीपल यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि आप 2 घंटे से खड़े हो, ठीक है। ये वाला सिचुएशन आऊंगी आप लोग को, एक लेमैन मतलब एग्जाम्पल जो मैं अपना ही वाला केस आप लोगों को बताऊंगी। जब आप ये चीज देखते हो, जब कुछ फेयर और अनफेयर का मतलब क्या होता है, यू आर वेटिंग फॉर मतलब लास्ट 2 आवर्स आप कहीं वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, तो मेरा टर्न आएगा, एंड आप देखते हो कि पीछे से जैसे आया और एकदम से वो आगे जाकर के लाइन में लग गए। तो ऐसे केस में आपको क्या लगेगा कि वी आर वेटिंग हियर फ्रॉम लास्ट 2 आवर्स एंड ये कौन पर्सन है जो बिल्कुल लास्ट में आकर के ये लाइन में लग गया, ये सिचुएशन क्यों हुआ? तो ये तो बहुत अनफेयर है, ये तो गलत तरीका है, तो हमारा तो वेट करना वेस्ट हो जाएगा, ऐसे लोग लगते रहेंगे तो यहाँ पर यही चीज कहा जा रहा है कि अनफेयर वेट और एक इक्विटेबल वेट में डिफरेंस लोगों को पता होना चाहिए। इक्विटेबल का मतलब होता है कि लोग जैसे जैसे लगते जा रहे हैं उनके वैसे वैसे टाइम आता जा रहा है, वैसे वैसे सर्विस ले रहे हैं। बट अगर कोई इस चीज को अनफेयर तरीके से चीजों को करेगा, मतलब वेट करने की जगह पे वो चाहेगा कि जल्दी हो जाए और वो फिर आगे जंप करेगा या फिर आगे जाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे केस को हम कहते हैं अनफेयर सिचुएशन, ठीक है। तो इस तरीके का अनफेयर सिचुएशन में जो पर्सन होते हैं वो ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कंपैरेटिवली, जितना देर वो वेट कर रहे हैं उससे ज्यादा। समझ रहे हो? यानी आप नॉर्मल वेट कर रहे हो, ठीक है, चलो वेट करें, फ्रस्ट्रेशन तो वो भी है, लेकिन जब देख रहे हो दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं बाद में आकर के, तो दैट इज वेरी मच फ्रस्ट्रेटिंग, ठीक है। एंड दिस इवन वेरी मच हैपेंड विथ मी एज वेल, मतलब समटाइम्स मैं और वहां पर मेट्रो में लाइन में खड़ी हूँ और ज्यादातर ये शाम के टाइम पे होता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफिस की छुट्टी होती है। मतलब आई वॉज वेटिंग देयर फॉर माई टर्न एंड वहां पर तो आपको बैग्स वगैरह भी डालने होते हैं सबसे पहले चेकिंग के लिए।
I was waiting there and sometimes I saw that 2-3 girls they came, ठीक है, and वो आगे लग गए, ठीक है. मतलब अगर बोला जाए तो यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज की तो अलग लाइन है, तो दैट इज अ कंफर्टेबल थिंग, बट स्टिल लड़कियां जो है आकर आगे लग गई. अब यहाँ पर मतलब आई वाज देयर विद द, मतलब ऑब्वियसली थके होते हैं ऑफिस स्टार्ट करके, बट स्टिल आई वाज वेटिंग देयर. बट व्हेन आई सॉ 2-3 गर्ल्स, मतलब मी एंड 1-2 अदर गर्ल्स, उन्होंने बोलना शुरू किया, दिस इज नॉट फेयर, हाउ कुड यू डू दिस एंड ऑल. सो वी स्टार्टेड सेइंग. तो ये बहुत ज्यादा लोगों की साइकोलॉजी होती है, एक दूसरे को देखते हैं कि वो पहले आपसे सर्विस ले रहे हैं बल्कि बाद में आते हैं. तो ये भी एक सिचुएशन होता है जो इरिटेट करता है कंज्यूमर्स को, ठीक है. तो ऐसे केस में वहां पर कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए लोग होने चाहिए, बल्कि आप कोई सर्विस लेने के लिए खड़े हो और अगर ऐसा सिचुएशन होता है, जब इस टाइप के सिचुएशन होते हैं, तो इसको मैनेज करने के लिए आपको कुछ एम्प्लॉइज को वहाँ ट्रेन करना चाहिए और उनको बाकी कंज्यूमर्स को समझाना और मैनेज करने के लिए उनको रखना चाहिए, ताकि वो कोई ये ध्यान देते रहे कि कोई भी प्रायर सर्विस ना ले ले, बिकॉज वेटिंग लाइन बहुत बड़ा है और लोग वेट कर रहे हैं. ऐसा ना हो कि पहले बाद में आकर कोई पहले सर्विस ले ले. तो इस टाइप की चीजों को हमेशा हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए. इस तरीके से कोई दूसरा एडवांटेज ले कोई दूसरे कंज्यूमर, हर एक कंज्यूमर को इम्पोर्टेंस दीजिए और उनको अनफेयर करने से रोकिए. तो इसके लिए आप कुछ एम्प्लॉइज वगैरह को आसपास हायर कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, बट चलिए, नेक्स्ट इज अनफेयर वेट सीम. ये तो हो गया आपका. अनफैमिलियर वेट seems longer than the familiar one, ठीक है. Unfamiliar weight seem longer than the familiar one. फर्स्ट वाला, इससे पहले वाला क्या था, अनफेयर वेट, वो था अनफेयर. यहाँ पर अनफैमिलियर वेट. अब इसका मतलब क्या होता है, अनफैमिलियर वेट सीम्स लॉन्गर देन द फैमिलियर वन. मतलब कि जैसे अगर आप कहीं सर्विस ले रहे हो और लगातार जा रहे हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बैंक जाते हो और लगातार जा रहे हो, मान लो कि आप ICICI जा रहे हो और आप हमेशा जाते रहते हो, ठीक है. तो आपको ना उसका आइडिया होगा कि भाई यहाँ पर वेटिंग टाइम क्या होता है, वेटिंग लाइन का सिचुएशन क्या होता है, इस दिन में जाने से कैसा सिचुएशन मिलेगा, कितने लोग अप्रॉक्स रहते हैं. 100% एक्यूरेसी किसी को नहीं पता होता, बट लोग जो होते हैं जानते होते हैं कि ठीक है यहाँ पर जाने पे ऐसा सिचुएशन होगा, ठीक है. अगर हम भाई किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हैं, जैसे मैं एक बार LIC ऑफिस में गई, देयर आर सो मेनी पीपल, दे वर स्टैंडिंग देयर फॉर द बेसिकली फॉर LIC के फोलियोज वगैरह के लिए दे वर स्टैंडिंग देयर, ठीक है. बट इस सिचुएशन को मैं थोड़ा भी साइड करती हूँ. पहले ये सिचुएशन देखिए जहां पर आपको पता है, चीजें पता है आपको कि इतना भीड़ होता है, इतना टाइम लगता है, इतना वेट करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए कम हेक्टिक होगा. लेकिन जब आप कहीं न्यू सिचुएशन या न्यू प्लेस पे जा रहे हो, जैसे कभी ओकेजनल विजिट कर रहे हो, बिल्कुल न्यू कस्टमर हो, और जब आप जा रहे हो, जब वहां पे ऐसा सिचुएशन देखोगे, तो आपके लिए वेट करना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ज्यादा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा आपके लिए वेट करना, हेक्टिक हो जाएगा. जैसे मेरे साथ हुआ, आई नेवर वेंट टू LIC ऑफिस. फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट देयर, आई सॉ दैट सो मेनी पीपल वर स्टैंडिंग देयर, ठीक है. एंड आई वाज लिटरली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज द सिचुएशन इज सो वर्स दैट बेसिकली कोई डिफरेंट लाइन नहीं था मेल एंड फीमेल के लिए, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं था. एंड यू नो द सिचुएशन इज नॉट राइट, ताकि लोग धक्का दे दे करके द पीपल वर आगे जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे. तो खैर ये तो बहुत क्रिटिकल और बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन हुआ, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यहाँ पर जहां पर आप बिल्कुल नए जा रहे हो और आपने पहले वहां का सिचुएशन देखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि ऐसा होता है, इस तरीके से वेट करना होता है, तो ऐसे केस में आपके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक है. फैमिलियर सिचुएशन, जिसको आप पहले से सिचुएशन को जानते हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, एंड जहां पर आपको पता है कि इस तरह की इस सर्विस को लेने में मुझे कितना वेट करना पड़ेगा, उसका कोई आइडिया ही नहीं. और एक जगह जहां पर आपको पता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे बिग बाजार जाना है और मुझे नॉर्मल पता है कि संडे में ज्यादा भीड़ होता है और मैं बहुत बार गई भी हूँ, तो आई ऑलरेडी सॉ दैट. बट एकदम से मैं कोई न्यू प्लेस में जा रही हूँ और मैं देख रही हूँ इतनी भीड़, मतलब मैंने कभी ऐसा जूम भी नहीं किया, बिल्कुल न्यू हूँ मैं, तो ये मेरे लिए ज्यादा हेक्टिक होगा. क्लियर हो गया सबको, पॉइंट क्लियर हो गया सबको ये वाला. नेक्स्ट, एंजाइटी मेक्स वेट सीम लॉन्गर. एंजाइटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजाइटी? एंजाइटी का मतलब क्या होता है? गुस्सा. एंजाइटी का मतलब क्या होता है? थिंकिंग अ लॉट, यू आर इन टेंशन, और जब आपका दिमाग जो है ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड एंड यू आर फिजिकली प्रेजेंट देयर एंड मेंटली यू आर इवॉल्विंग हियर एंड देयर, इन दैट सिचुएशन
आपके लिए वेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एंजाइटी मतलब आप बेसिकली किसी चीज को लेकर के टेंशन में हो, वरी हो, परेशान हो, ठीक है, और आपको बेसिकली लग रहा है कि पता नहीं जो मैं सर्विस मतलब किसी पर्टिकुलर किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो, किसी पर्टिकुलर लाइन में खड़े हो, वेट कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के सिचुएशन में बेसिकली, और एक और चीज हो सकता है कि आप किस टाइम पे निकल रहे हो, जैसे नाइट यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कहीं पर आप कभी रात में ट्रैवल कर रहे हो, तो एंजाइटी, सेफ्टी वाली एंजाइटी आ जाती है दिमाग में। कभी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं आप जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, तो फिर आपको ये नहीं पता कि वो पर्सन मुझे मिलेगा कि नहीं, उस तरीके की एंजाइटी। सर्विस लेने जा रहे हो, टाइमिंग का पता नहीं है कि इस टाइम तक वो ड्यूरेशन उनका प्रेजेंट है या नहीं, तो उस चीज की एंजाइटी, या फिर आपकी कोई पर्सनल एंजाइटी। तो किसी भी तरीके से जब आप इन टेंशन रहते हो, तो ऐसे केस में आपके लिए वेटिंग जो होता है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें कस्टमर एग्जीक्यूटिव और कस्टमर कंसल्टेंट हमेशा हमें अपने ऑफिस में या अपनी कंपनी में रखना चाहिए, ताकि लोग प्रायर जो है कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे ले ले। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे अबाउट द ड्यूरेशन, अबाउट द पर्सन, अबाउट द सर्विसेज, आप पहले ले लीजिए। अबाउट द डेज, जैसे कई बार आप कहीं जा रहे हैं, आपको पता है इस पर्टिकुलर डे में ये सर्विस अवेलेबल ही नहीं, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में ना पड़े आप, तो इसके लिए आप हमेशा क्या कर सकते हैं, कंपनी में बेसिकली कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स एंड कंसल्टेंट्स को आप हायर कीजिए और उनको ट्रेनिंग दीजिए, ताकि कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करें और कस्टमर को एंजाइटी वाले सिचुएशन में ना आना पड़े, ठीक है। अगर वो basically professional point of view and personal is something which is out of beyond of the company to control, ठीक है। next question, next point का क्या था इसका? anxiety makes wait seem longer। anxiety ऐसा फील कराएगा कि आप बहुत देर से वेट कर रहे हो। दिस इज द थिंग, anxiety makes wait seem longer, यानी आप काफी देर से वेट कर रहे हो, ये आपको फील कराएगा anxiety। Next is the more valuable or important the service, more valuable or important service, more valuable and important service, more valuable and important service। Next, यहाँ पर एक कहने का मतलब है कि आप कौन सी सर्विस ले रहे हो ना, बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज की प्रायोरिटी सेट करना। जैसे मुझे आधार कार्ड बनवाना है, मुझे अपना पैन कार्ड के में कुछ एडिटिंग कराना है, चेंज कराना है, ठीक है। मुझे मान लीजिए कि कोई सर्टिफिकेट बनवाने हैं, कभी कॉलेज में, कभी कुछ भी, इस तरीके से कोई सिचुएशन है जहां पर मेरा जो काम है, जहां पर मुझे सर्विस लेना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मुझे अकाउंट खुलवाना है, मुझे अकाउंट के डिटेल्स देखने हैं। खैर अब तो इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन सिस्टम है, बट स्टिल आई एम सेइंग दिस कि जब आपकी जो सर्विस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता है वो जरूरी आपको लेना ही लेना है वो सर्विस, तो ऐसे केस में आप वेट कर सकते हो लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। यानी कि आपको आपका जो सर्विस जो है ना वो इतना वैल्यूबल है कि वो आपको वेट करने में भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पीपल जो है वो बेसिकली कई बार आप लोगों को शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज, पटना का मुझे नहीं आइडिया, बट दिल्ली में जब एडमिशंस के टाइम आते हैं ना प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों के, तो वहां पर फॉर्म्स मिलते हैं, और जो फॉर्म्स मिलते हैं ना वो सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज के एक फॉर्म अवेलेबल होता है। एक फॉर्म के थ्रू आप 20 से 25 स्कूल्स में अप्लाई करते हैं। जैसे वहाँ डीयू में भी सेम सिचुएशन है कि एक ही फॉर्म से यू कैन अप्लाई इन मल्टीपल कॉलेजेस, एंड कहीं पर एक कॉलेज में आपको सिंगल अप्लाई करना पड़ता है, ऐसा सिचुएशन होता है। तो कई बार लोग का होता है कि भाई मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, मतलब, और मुझे फॉर्म मिल जाए, तो फॉर्म मिलना इज द वेरी बिग डील। तो ऐसे केस में लोग जो है ना 4 बजे सुबह से ही लाइन लगा देते हैं कि जैसे काउंटर ओपन होगा मुझे मिल जाएगा। ये चीज आपके इंडियन आइडल वगैरह में और ये सब जो चीजें होती है ना, इसमें भी बहुत ज्यादा होता है। जब आपको पता है कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना ही करना है, तो लोग जो है वो 3-4 बजे रात से या शाम से बिल्कुल स्टार्ट कर देते, ओवरनाइट दे आर वेटिंग फॉर द पर्टिकुलर सर्विस। वाई? बिकॉज दे डोंट हैव अनदर ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उनके पास। पहली चीज, और दूसरी चीज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस है। तो जब सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो ऐसे केस में आप वेट लॉन्ग टाइम तक भी कर सकते हो। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ये लास्ट पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया था, मोर वैल्यू और द इम्पोर्टेंट ऑफ सर्विस, इन दैट केस यू कैन वेट लॉन्गर टाइम, ठीक है, वेट फॉर द लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट यहाँ पर एक वेरिएशंस है, वेरिएशंस इन डिमांड रिलेटिव टू कैपेसिटी। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे
इसको इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा वर्चुअल वेट क्या होता है मैं वो थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। उसके बाद आपके जो भी ये बेसिकली स्ट्रैटेजीज और जो तरीके थे वो कंप्लीट हो जाएंगे वेटिंग लाइन के। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए कि वर्चुअल लाइन क्या होता है, वर्चुअल लाइन्स क्या होते हैं। एक मिनट, वर्चुअल क्यू या फिर वेट, जब हम कोई चीज ऑनलाइन वेट करते हैं, समझ रहे हो, जब व्हेन वी आर वेटिंग ऑनलाइन तो दैट इज नोन एज वर्चुअल। वो तो हमें ऐसे भी पता है वर्चुअल का मतलब। ठीक है, जब वर्चुअल क्यू का मतलब यही होता है कि जब बेसिकली आप जो बिजनेस है, बिजनेसमैन या फिर बिजनेस या कंपनी जो है वो अलाउ करती है कस्टमर को फॉर ऑनलाइन वेटिंग। ठीक है, ऑनलाइन वेट करने के लिए। यहाँ पर कोई फिजिकल स्टैंड मतलब यानी फिजिकली प्रेजेंट रहने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि आपको लिटिल बिट फिजिकल वाला सिचुएशन आएगा जहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। इसको मैं समझाती हूँ बहुत नॉर्मल टर्म में। जैसे हमें जाना है बेसिकली लेना है हमें ट्रेन। ठीक है, अब हमने टिकट करा लिया ऑनलाइन, ऑनलाइन टिकट करा लिया तो वर्चुअल टिकट हो गया। उसके बाद फिर अब हमें लाइन में कई बार खड़े रहना पड़ता है जब एंट्री करना होता है बेसिकली स्टेशन पे। तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि कई बार वर्चुअल वेट के साथ साथ आपको फिजिकल वेट करने की भी जरूरत हो। जब वर्चुअल वेट जो है वो आप बेसिकली फैसिलिटी, ऐसी फैसिलिटी को ले रहे हो जैसे आपका ट्रेन वगैरह हो गया, फिर आपका कई बार जैसे आपने मूवी की टिकट ले ली, ऑनलाइन ले लिया मूवी का टिकट, बट जब आपको एंटर करना है अंदर, मतलब जब आपको हॉल में जब एंटर करना तो वहां कई बार आपको खड़े रहना पड़ता है। बट यहाँ पर वर्चुअल वेट का एक बहुत बेटर जो आपका सिचुएशन जो वर्चुअल वेट में एक मतलब एक सबसे अच्छा सिचुएशन ये है कि आपको आधा जो आपका जो एफर्ट होगा, यानी कि पहले टिकट के लिए खड़े रहना फिर एंट्री के लिए खड़े रहना, वो कम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वर्चुअल वेट में ये सिचुएशन है। और एक चीज और भी आएगा वर्चुअल वेट में, जैसे कई बार मोबाइल्स के मॉडल आने वाले होते हैं, जैसे पर्टिकुलर डेट को 15 या 16 को आने वाला है, तब आपने बुकिंग करवा लिया। तो आपने बुकिंग करा लिया ना, तो आपकी बुकिंग को कंफर्म करते हुए, मतलब वो कंफर्म तब करते हैं जब वो पूरे लॉन्च वॉन्च हो गया, आ गया, फिर आपका एक नंबर और सीक्वेंस वाइज आपका होता है। जब आप 35 या 37, 38 कोई भी नंबर पे जब आप प्रेजेंट हो, आपको कोई भी नंबर दिया गया है कि आपका ये नंबर है, आपकी बुकिंग नंबर ये है, तो जब आपका टर्न आता है तब आपको मोबाइल मिलता है। ठीक है, आपको तब बुलाया जाता है मोबाइल लेने के लिए, या फिर आपके यहाँ डिलीवर कर दिया जाता है, ऑब्वियसली डिलीवरी कर दिया जाता है, तो इसको भी वेटिंग लाइन ही कहते हैं। बट इन सब वर्चुअल वेट में सबसे अच्छा सिचुएशन यही है कि आपको फिजिकली जितना आप अनकंफर्टेबल होते हैं कहीं भी वेट करने में, वो आपको वर्चुअल वेट में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आप मेंटली स्ट्रेस ले सकते हो कि मुझे कब तक मेरा ऑर्डर आएगा, कब तक, इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। बट जो आप एक टाइम, एफर्ट और अनप्रोडक्टिव सिचुएशन में जहाँ खड़े हो, जहाँ पर आप कहीं पर लाइन में खड़े हो फिजिकली, उससे कंपैरेटिवली बेटर है वर्चुअल लाइन। ठीक है, तो वर्चुअल क्यू जो होता है ये आपके बेसिकली बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे इसमें आपका जो टाइम है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो, इधर उधर दूसरे काम कर सकते हो, यूटिलाइजेशन हो सकता है वर्क का। फिर आपको मतलब हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, वहां पर अनकंफर्टेबल नहीं होंगे आप। ठीक है, ये सब चीजें हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। तो एक नॉर्मल टर्म में बेसिकली वर्चुअल वेट इज बेटर देन कंपैरेटिवली टू फिजिकल वेट, राइट। तो ये होता है आपका वर्चुअल बेसिकली वेट। क्लियर हो गया, समझ में आ गया वर्चुअल क्यूज वेट क्या होता है। यहाँ पर बेसिकली टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की वजह से ये वर्चुअल वेट पॉसिबल हो पाया है। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं वो यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं वर्चुअल वेट का। बट वहीं पर जो सिचुएशन है नॉर्मल फिजिकल वेट से वो बेटर है। अच्छा, एक बात और, अभी आप नोटिस करना कि जैसे अब ऑनलाइन आप कुछ भी फूड ऑर्डर कर देते हो, वेट करना पड़ता है हाफ एन आवर 40 मिनट्स, बट यू आर इन योर होम, राइट। फिर आप आपको टाइम बता दिया जाता है हमेशा वर्चुअल वेट में कि भाई आपको इस पर्टिकुलर डेट तक में ये चीज डिलीवर हो जाएगा। तो ये भी एक सिचुएशन है, और आपका कोई टाइम नहीं लग रहा है, आपका कोई मनी वेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें बेनिफिट है आपके वर्चुअल वेट में। क्लियर हो गया। और ह्यूमन साइकोलॉजी और कंज्यूमर की साइकोलॉजी के हिसाब से वो कभी भी स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में नहीं आएंगे एज कंपैरेटिवली टू फिजिकल वेट। तो आई गेस मुझे लगता है कि सारी वेटिंग लाइन स्ट्रैटेजी सबको क्लियर हो गया होगा। देयर इज अ वेरिएशन जो होता है डिमांड में, और बेसिकली उसको कैसे मैनेज किया जाता है, वेरिएशन इन डिमांड रिलेटेड टू कैपेसिटी। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे।
एंड एक और चीज मैं आप लोगों को बताना, इन लास्ट क्लास व्हाट वी डिस्कस्ड इन रिवीजन क्लास, क्या क्या डिस्कस किया था हमने? हम सर्विस मार्केटिंग, उसका कैरेक्टरिस्टिक और डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड प्रोडक्ट। हाँ, ये 3-4 टॉपिक हम लोगों ने किया था। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं सर्विसेज के, और व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया, क्या क्या रीजन है सर्विस सेक्टर के इंक्रीज और डिमांड उनके बढ़ने का, ठीक है, क्या क्या रीजन है, वो हम लोग 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो क्लासिफिकेशन में एक एक करके मुझे कोई बच्चा एक एक करके क्लासिफिकेशन बताओ। बात इसलिए पूछ रहा हूँ। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नेक वाले सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पर बेसिकली देखिए, मैं आप स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर सिचुएशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1 सर्वर है, 2 सर्वर है, 3 सर्वर है, 4 सर्वर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक लाइन में वेट कर रहे हैं, यहाँ पर वेट कर रहे हैं, यहाँ पर वेट कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से वेट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ये लाइन में जो लोग हैं, कंज्यूमर जो है वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट होते जा रहे हैं, तो ऐसे केस में आप यहाँ से कंज्यूमर को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है तो यहाँ से यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे देखा है कभी भी टिकट के लाइन में लगते होंगे तो बगल वाला लाइन शॉर्ट होता रहता है तो उधर जाके लग जाता है कि पहले मुझे टिकट मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है कि यहाँ पर आप कंज्यूमर को शिफ्ट करते जाएगा जैसे दूसरे लाइन जो है वो शॉर्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली, क्या बोलते हैं इसको, स्नेक। स्नेक मतलब यहाँ से कभी भी कोई एक जगह पे नहीं है, स्नेक। और एक और चीज मैं बताऊंगी आपको, एक और चीज इसी में आएगा कि एक तो ये सिचुएशन हो गया, एक और सिचुएशन होता है, जैसे मान लीजिए कि एक लाइन लगा हुआ है, ठीक है, एक फर्स्ट लाइन है, और यहाँ पर जो इसके बाद की जो सर्विस है, जो मैंने फर्स्ट वाले में बताया था, इसके बाद की जो सर्विस है उसके लिए यहाँ जाना है, और उसके बाद के लिए जो सर्विस है वहां इसके लिए यहाँ जाना है। तो इस तरीके से कभी ये जो यहाँ का कंज्यूमर कभी यहाँ जाएगा पहले सर्विस के लिए, यहाँ कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जाएगा, तो इसके बाद कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जाएगा। तो इसको स्नेक कहते हैं, जो कंज्यूमर को एक जगह पे नहीं रोक के रखते हैं वेट करने के लिए, उसको अकॉर्डिंग टू बेसिकली हम लाइन के शॉर्ट होने के हिसाब से हम उसको दूसरे दूसरे जगह पे भेजते रहते हैं। तो इसको कहते हैं स्नेक, स्नेक वाला स्नेक सिस्टम जो होता है कि स्नेक स्ट्रैटेजी है। क्लियर हो गया? यस मैम। समझ में आ गया? ठीक है। लाइट सर्वर वाले में बता रही थी, उसमें मैं एक चीज बताने वाली थी कि ये सिचुएशन तब कई बार अराइज होता है जब आपका एक जगह से सर्विस का काम ना हो, मल्टीपल जगह पे जाना पड़ेगा, एक ही मतलब कोई सर्विस लेने के लिए कभी एक जगह पे गए फिर दूसरी जगह पे गए, तीसरे, इस तरीके से जब सिचुएशन होता है तब आपके पास ये ऑप्शन प्रेजेंट होता है, या तो बहुत सारे सर्वर से बहुत सारे लाइन्स है और जो भी शॉर्ट होते जाएंगे लाइन हम दूसरे कस्टमर को वहां भेज देंगे, फिर वहां से वहां भेज देंगे। तो एक जो टिक नहीं रहा है, जैसे स्नेक कैसे होता है, कभी स्ट्रेट नहीं चलता है, उसी तरीके से आपका सिचुएशन भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप चेंज कर रहे हो कस्टमर को। क्लियर हो गया? पढ़ते हैं अपने रिवीजन की तरफ, चलिए स्टार्ट है। तो रीजन क्या क्या है ग्रोथ का सर्विसेज में, सर्विस का ग्रोथ क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन। तो मैंने भी आप लोगों को कुछ इसके नोट्स लिखवाए थे, क्या क्या था एग्जैक्टली। तो वर्किंग वुमेन है आजकल, मेजोरिटी जो वुमेन है, वुमेन एम्पावरमेंट का टाइम है, तो लाइक मेजोरिटी जो वुमेन है वो वर्किंग है, यानी वो जॉब कर रही है। जब वुमेन जॉब पे जा रही हैं तो लाइक बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो वो नहीं कर पा रही हैं, जैसे लाइक हाउस होल्ड चोर्स वगैरह है। तो इसके लिए दे विल अपॉइंट सो मेनी पीपल फॉर डूइंग द सर्विसेज इन देयर हाउस। उसके बाद कुछ इनफॉर्मल सर्विस में आएगा, उसके बाद फिर वो बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे कि मान लो कि मॉल वगैरह से परचेज करना, होम डिलीवरी करवाना प्रोडक्ट का, या ये सब बहुत ज्यादा पॉसिबल है, ठीक है। इसीलिए ये सर्विस सेक्टर जो है वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। मतलब नए नए सर्विस जो है वो इमर्ज हो रहे हैं, नए नए सर्विसेज का डिमांड बनता जा रहा है। क्लियर है? ठीक है। और एक आपका वो भी एक क्रच वगैरह का सिस्टम जो है वो भी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो चुका है। क्रच मतलब जहाँ पर बेबी को रखा जाता है, ठीक है। तो वो वाले क्रचेस वगैरह जो है वो भी नए नए स्टार्ट हो गए। पटना में तो आई डोंट थिंक तो प्रॉपर क्रच है क्या क्रच? तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। बट ये जो है कि सर्विस हर एक एरिया में प्रॉपरली इमर्ज हो रहा है, यानी ये डिपेंड करता है रीजनल वाइज, कभी भी सर्विस प्रॉपरली हर जगह पे इक्वली इमर्ज नहीं हो रहा है। बट स्टिल बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग द वर्किंग वुमेन जो इंक्रीज हो रही है हमारे यहाँ पर इंडिया में, इसकी वजह से नए नए सर्विसेज इमर्ज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सेकेंड पॉइंट, डबल इनकम नो किड्स।
डबल इनकम नो किड्स बिकॉज ये जो हम ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स वाले सिचुएशन से काफी आगे बढ़ गए, राइट? तो इन सो मेनी फैमिलीज द पीपल विल एंजॉय टू लीव मतलब सेपरेटली और कह सकते हैं विदाउट किड्स, ठीक है? और यहाँ पर बिकॉज द सिनेरियो ऐसा है कि मेजोरिटी ऑफ वुमेन आर ऑल्सो वर्किंग नाउअडेज, तो यहाँ पर women or men, the person है जो husband and wife both are earning, they are enjoying the amount, they are going to their vacations, travel कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है? फिर वो luxurious product खरीद रहे हैं because उनके kids नहीं है, तो they don't need to basically उनके कोई expense नहीं है बच्चों पे, तो इसकी वजह से भी नए नए सर्विसेज वगैरह जो है वो क्या हो रहा है, उनका डिमांड इंक्रीज हो रहा है, जैसे ट्रैवल का सर्विस, लग्जरियस प्रोडक्ट का बेसिकली डिमांड, ठीक है? नए नए सर्विसेज लेना, हमेशा घूमने जाना, सिनेमा हॉल जाना, ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है? डबल इनकम एंड नो किड्स, बिकॉज किड्स रहेंगे तो बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे जैसे स्कूल एंड ऑल, तो यहाँ पर इस तरीके का सिचुएशन नहीं है, ये वाला जो बोल सकते हैं ना कि इस तरीके का सिचुएशन ज्यादा बन रहा है, डबल किड्स, डबल इनकम नो किड्स। नेक्स्ट, बिकॉज बहुत सारे हॉस्पिटल्स नए नए स्टार्ट हो चुके हैं, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इंडिया बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, लाइक फोर्टिस, मेदांता, दीज काइंड्स ऑफ हॉस्पिटल्स आर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। अब क्रिटिकल केसेस भी अगर किसी बेसिकली पेशेंट का होता है तो उनको बचा लेते हैं, ठीक है? बचा लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ साइकिल से लोगों का जो है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, और जिसके लिए हमें नए नए सर्विसेज की जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है? जितने ज्यादा लोग जिएंगे उसको उतनी ज्यादा सर्विसेज चाहिए, राइट? तो ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो आजकल बन रहे हैं ज्यादातर टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ज्यादातर टेक्नोलॉजी वाले हैं, जैसे आपके एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह। आप नॉर्मल एज अ बीइंग अ नॉर्मल पर्सन और विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज वी कैन नॉट डील विद दूस प्रोडक्ट, तो ऐसे केस में हमारी कस्टमर सर्विसेज के डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जहां से आपको इंस्टॉलेशन के सर्विसेज मिलते हैं कई बार जो कंपनी के सर्विस सेंटर होते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे प्राइवेट आपके सर्विस सेंटर्स है, रिपेयर्स हैं वगैरह, रिपेयर वगैरह के लिए आपको क्या मिल जाएंगे, आराम से सर्विसेज मिल जाएंगे। तो इसी वजह से बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट, द पीपल विदाउट टेक्निकल नॉलेज कैन नॉट हैंडल इट, सो वी रिक्वायर्ड अ डिफरेंट सर्विसेज। तो इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, हमारा सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट, यंग जनरेशन, exactly the young generation, they are, because nowadays जो हमारा मार्केट है that is not only a Indian market but we are basically a player in the global market, right? अब हम सिर्फ इंडियन मार्केट या पर्टिकुलर एक मार्केट तक सीमित नहीं है, ग्लोबल मार्केट है, तो यहाँ पर हम एक कल्चर जो है, कल्चरल जो बोल सकते हैं ना कि चेंज बहुत जल्दी हो रहा है। यहाँ पर जो यंग जनरेशन हैं बेसिकली उनके डिमांड जो है वो बहुत जल्दी इंक्रीज कर रहे हैं। एक सिस्टम ऐसा है जैसे आजकल टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, तो यहाँ पर वीडियो गेम्स वगैरह हो गए, ठीक है? फिर उसके बाद से प्रेफरेंसेस और भी सर्विसेज के जैसे जिम जाना, क्लब जाना, ये एक फैशन, एक स्टेटस को बेसिकली स्टेटस के लिए लोग डिमांड करते हैं, ठीक है? इनकम लेवल लोगों का मेजोरिटी बढ़ चुका है, तो इनकम लेवल बढ़ने की वजह से हम ऐसे ऐसे सर्विसेज भी ले रहे हैं जो पहले के टाइम पे नहीं लेते थे, तो नए नए सर्विसेज आ रहे हैं, इसकी वजह से मतलब इसकी वजह से ग्रोथ हो रहा है, नए नए और बोल सकते हैं ना प्रेफरेंसेस, नए टेस्ट, कंज्यूमर के टेस्ट चेंज हो रहे हैं, ठीक है? वी आर कंपेयरिंग, बोल सकते हैं कि हम दूसरे मार्केट से, दूसरे जगह के कंट्री से इतने ज्यादा बेसिकली बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि हमारा जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, ठीक है? और ये ज्यादातर यूथ में हो रहा है बिकॉज यूथ आर नाउअडेज वांट टू बी लेटेस्ट फैशन फॉलो करना, बहुत सारे सोशल मीडिया का भी इसमें हाथ है, जैसे फेसबुक, इंस्टा, बहुत सारे जो लोग हैं वो सेलिब्रिटीज को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स इमर्ज इनटू, तो क्या कर रहा है, ये नए नए सर्विस सेक्टर को ला रहा है और साथ साथ सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट, माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब यहाँ पर जैसे हमारे इंडिया में ऐसे बोला जाता है 60% से अबव जो हमारी पॉपुलेशन है दे आर लिविंग इन द रूरल एरियाज, राइट? अब वहां पर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द फैसिलिटीज एंड प्रॉपर रिसोर्सेज द पीपल आर माइग्रेटेड फ्रॉम द रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, when they are moving from that place, rural areas to urban areas, they are now want to take the services in the urban areas like banking का, home facility, rent facilities हो गया, बच्चों के स्कूल में एडमिशंस हो गए,
ये सारी चीजों की फैसिलिटीज जो है वो क्या हो रही है, ज्यादा डिमांड में आ रही है। इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है किस चीज का, सर्विस सेक्टर का। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया because of the lack of the infrastructure and resources are present in the rural areas. Next, increase in export और trade. एग्जैक्टली एक्सपोर्ट एंड ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। मैंने पहले बताया कि ग्लोबल मार्केट बन चुका है, बिकॉज जैसे ही WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 से सेटअप ही इसलिए किया गया था कि सारे टैरिफ और बैरियर्स को हटा दिया जाए, और ये चीज पॉसिबल हो चुका है इंडिया में। हमारे पास बहुत सारे ये एक्सपोर्ट बोल रहे हैं ना, एक्सपोर्ट है ना यहाँ पर, एक्सपोर्ट, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है किस चीज का, एक्सपोर्ट करने का। यहाँ से हम दूसरे कंट्रीज में भी प्रोडक्ट को इजीली भेज सकते हैं, ऑनलाइन भी पॉसिबल हो चुका है, ठीक है, बिकॉज अब टैरिफ बैरियर्स वगैरह बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं, और साथ साथ में दूसरे कंट्री से भी प्रोडक्ट हमारे इंडिया में इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो द रीजन कि एक्सपोर्ट की जो सर्विसेज की वजह से हमारे यहाँ ओवरऑल सर्विस ग्रो कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, और यहाँ पर एक चीज और भी हो रहा है इसके साथ साथ, मतलब सर्विस सेक्टर तो इंक्रीज कर ही रहा है, साथ साथ हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज एक्सपोर्ट इजी हो चुका है। तो इंडस्ट्री जैसे इंक्रीज होगा, एग्रीकल्चर जैसे इंक्रीज होगा, सर्विस सेक्टर का डिमांड ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, आपका बैंकिंग, बहुत सारी चीजें अपने आप ही बढ़ेंगी। नेक्स्ट, कल्चरल चेंज। कल्चर में चेंज आ रहा है, ऑब्वियसली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अभी भी आपको कल्चर जो ज्यादा दिखेगा वो कहाँ दिखेगा, तो वो रूरल एरियाज में दिखता है। अदरवाइज द पीपल आर वांट टू बी मॉडर्न, द पीपल वांट टू बी इन्फ्लुएंस्ड टुवर्ड द वेस्टर्न कल्चर। कल्चर बदल रहा है, लोगों का खाने पीने का स्टाइल बदल रहा है। नाउ डेज पीपल वांट टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड दे एंजॉय विद द फैमिली, राइट। यहाँ पर अभी ये ट्रेंड है। पहले क्या था, लोग घर पे बनता था वही खाते थे, उतना ज्यादा बाहर के खाने का ट्रेंड नहीं था, फास्ट फूड का ट्रेंड नहीं था। अब देखो सर्विसेज कैसे लेते हैं लोग, डोमिनोज में पिज्जा खा रहे हैं, ठीक है, लोग बर्गर खरीद रहे हैं। तो लाइक क्या फूड चेन की सर्विसेज इंक्रीज हो गई हैं, ठीक है, लोग मॉल में जाके शॉपिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कल्चरल चेंज आया है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है किसका, सर्विस के ग्रो होने का, ठीक है। टेस्ट, खाना पीना, पहनना, सारी चीजों से रिलेटेड कल्चर। फिर बोलना, मतलब मैं कहूंगी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन आर इंक्रीज। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन के बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन हुए हैं, ठीक है। हिंदी के अलावा भी आपके और भी तरीके लैंग्वेज के लिए, ठीक है। और एक चीज और, फॉरेन लैंग्वेज लिए भी आपके इंस्टीट्यूट ओपन हो गए हैं। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द कल्चर बिकॉज ऑफ द ग्लोबल डिमांड। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट क्राउड। कॉर्पोरेट क्राउड आर इंक्रीज। सो मेनी एमएनसीज, हमारे इंडिया में बहुत सारे एमएनसीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आईटी की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज हैं, कॉग्निजेंट, IBM, बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये एंटर कर चुकी है, इंडिया में आ चुकी है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्किंग है एक पर्टिकुलर टाइम, 9 to 5 वाले कॉर्पोरेट जॉब में इंडल्ज है, ठीक है। एंड पीपल आर एजुकेटेड, स्किल्ड, ठीक है। तो उनको एक बोल सकते हैं कि रिफ्रेशमेंट के लिए वो अलग अलग जगह पे, वहां पे जो क्लब में पार्टीज हो गया, कॉर्पोरेट पार्टीज हो रहा है, क्लब वगैरह में घूमने जा रहे हैं, कोई ट्रिप कर रहे हैं। तो ये चीज जो है नई नई सर्विसेज इमर्ज हो रहा है इससे। कॉर्पोरेट क्राउड इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द MNC, ठीक है, कॉर्पोरेट क्राउड। ओके, एनी वन एल्स, कुछ और बचा है इसमें, एनीथिंग एल्स? रिसोर्स स्कार्सिटी एंड इकोलॉजी। हाँ, रिसोर्स स्कार्सिटी एंड इकोलॉजी। एग्जैक्टली। अब जैसे क्योंकि स्कार्सिटी हो रहा है, किस चीज का स्कार्सिटी हो रहा है, आपके रिसोर्सेज का, वाटर का, वाटर हो गया, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब सॉरी ओवरऑल जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, ओवरऑल जो आपका एटमोस्फेयर है, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। कौन? ह्यूमन की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए नए नए रेगुलेशन और नए नए सर्विसेज भी बनाए गए। जैसे पॉल्यूशन बोर्ड जो है वो चेक करता है व्हीकल को कि कितना पॉल्यूशन, जैसे कि पॉल्यूशन स्केल के हिसाब से। तो नॉर्मली यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यानी इकोलॉजी प्रिजर्वेशन के लिए भी नए नए सर्विसेज को लाया गया है। दिस इज ऑल्सो द रीजन फॉर इमर्जिंग एंड द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर। किसी को कोई डाउट है इसमें? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक? सबको क्लियर हो गया जो मैंने हम लोगों ने आज बेसिकली रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ सर्विसेज का जो हम लोगों ने पॉइंट किया रिवीजन में, सबको क्लियर है? यस मैम। सबको Yes, क्लियर ma'am. है? यस मैम। मैम एक है कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। हाँ, कॉम्प्लेक्स हो गया। लाइफ साइकिल, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल ना, उसमें बेसिकली ये Yes, ma'am.
हाँ, इसमें ये सिचुएशन है बिकॉज द पीपल आर वेरी मच बिजी। आजकल लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, ठीक है, कोई घर पे नहीं है, सैटरडे संडे टाइम है तो फिक्स टाइम है, ठीक है, सोने का प्रॉपर टाइम नहीं है, उठने का नहीं है, प्रोजेक्ट के लिए दिन रात जगे हुए हैं, प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं। तो लाइफ शेड्यूल इतना बिजी और इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, हर चीज के लिए आप अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो कि आपका कोई भी काम इजिली हो जाए, पॉसिबल हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। आप दुनिया भर के मशीन्स खरीद लेते हो ताकि आपके घर में आपको कोई जरूरत ना पड़े ज्यादा काम करने के लिए, राइट। आप कैब सर्विसेज ज्यादा प्रेफर करते हो कंपैरेटिवली टू गो बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल जहां पर आपके पास अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं है। तो यहाँ पर इस केस में आप दूसरे सर्विसेज और आउटसाइड के सर्विसेज से बहुत डिपेंडेंट हो, इसीलिए भी नए नए सर्विसेज को लाया जा रहा है। क्लियर हो गया अक्षय? Yes, ma'am. Okay. Yes, Anyone ma'am. have any doubts like whatever we discussed today?